जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे गुलाम वंश के संस्थापक से शुरू हुई है। और गुलाम वंश की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, क्योंकि वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, सेनापति था, इसलिए गुलाम। तो दिल्ली सल्तनत पर जो है अगला जो राजवंश आया था खिलजी वंश के बाद, वो था तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के हम डिटेल ले लेते हैं। और उस जाने से पहले कि दिल्ली सल्तनत जो है, कि दिल्ली सल्तनत पर जो शासन हुआ था वो 1206 से लेकर 1526 के बीच का समय है, जिसमें ये इन्होंने शासन किया था। और इसमें 5 राजवंश जो हैं वो उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया था या उन्होंने राज किया था। तो पहला था हमारा गुलाम वंश, फिर आया खिलजी वंश, अब आ रहा है तुगलक वंश, जिसका समय काल जो है वो 1320 से लेकर 1414 तक का रहा है। तो सबसे पहले तुगलक वंश में जाने से देख लेते हैं कि इसका क्या क्या है डिटेल में। ये पहले तो ये याद रखिए कि दिल्ली सल्तनत पर जो इसने सबसे ज्यादा शासन किया है वो कौन सा वंश था। सबसे अधिक समय तक रहने वाला, शासन करने वाला जो राजवंश है वो तुगलक वंश था। कौन सा था जी? तुगलक वंश ही था। और इस वंश के जो संस्थापक हैं वो गाजी मलिक यानी कि ग्यासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे जी? ग्यासुद्दीन तुगलक जो थे वो तुगलक वंश के संस्थापक थे। अब हम ग्यासुद्दीन तुगलक की कार्यकाल जो है वो 1320 से लेकर 25 तक का रहा है। और गाजी मलिक तुगलक वंश की जो स्थापना की, और ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से ही उन्होंने अपना जो है वो राज्य अभिषेक किया था, यानी कि और कोई उपाधि इन्होंने धारण नहीं की। सबसे ज्यादा इनको इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने कृषि के लिए नहरों का निर्माण करवाया है। और ये दिल्ली के पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने नहरों का जो है वो निर्माण करवाया था। और डाक व्यवस्था जैसे कि पोस्ट ऑफिस का जो स्पीड जो है और उसकी जो एक्यूरेसी को बढ़ाने का कार्य भी जो है वो तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। और इनके कार्यों की अगर बात करें तो इन्होंने लगान के रूप में सिर्फ उपज का 1/10 और या 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश दिया था, यानी कि 10 में से 1 रुपया, समझ लीजिए। ग्यासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी, यानी कि वापिस कर दी थी। सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था इन्होंने। और इसने ही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े दागने चेहरा प्रथा को भी प्रभावी तरीके से जो है वो उन्होंने लागू किया था, इसको और ज्यादा चलाया था। सैन्य अभियान की बात करते हैं कि इन्होंने कौन सी विजय प्राप्त की है, तो तेलंगाना पर इन्होंने विजय प्राप्त की है। तिरहुती विजय भी प्राप्त की है, जो कि मंगोलों पर विजय प्राप्त की है। तो सबसे पहले आगे तेलंगाना पर विजय। जूना खां के नेतृत्व में इन्होंने अपनी सेना ने यानी इसकी सेना ने या इनकी सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की। इसी के बाद जो है जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक कैसे बना है, तो अब आपको आइडिया लग गया है, क्योंकि इन्होंने तेलंगाना पर जीते हैं। और उसके बाद जूना खां का नाम जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया था। ठीक है जी। और तिरहुती विजय यानी कि मंगोलों पर विजय, इन्होंने जूना खां के नेतृत्व में इन्होंने मंगोलों पर भी विजय प्राप्त की। उसके बाद ग्यासुद्दीन तुगलक ने युद्ध के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया। जब ये बंगाल से वापस आ रहा था या रहे थे, तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के पास जो हैं एक संदेश भेजा कि दिल्ली छोड़ दें। इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनुज दिल्ली दूरस्थ है, अर्थात हजूर दिल्ली अभी दूर है। तो ये निजामुद्दीन
ओलिया के द्वारा बोले गए वर्ड है, जो कि हम डेली अगर नीड में भी हम बोलते हैं कि हजूर अभी दिल्ली दूर है। इनकी मृत्यु की बात करते हैं। अगर गयासुद्दीन जो तुगलक थे बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय जो है तुगलकाबाद में जो है 8 किलोमीटर दूरी पर अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो थे प्रवेश करते वक्त महल ही गिर गया और उसमें दबकर जो है 1325 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि महल के अंदर घुस रहा होगा और घुसते घुसते सीधा ही महल ही गिर गया पूरा का पूरा। और गयासुद्दीन तुगलक का फिर मकबरा जो है वो तुगलकाबाद में ही बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तुगलकाबाद में बनाया गया है। मोहम्मद बिन कासिम ने भी भारत अच्छा ये आया। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से लेकर 51 तक का समय है। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के सुल्तानों के साथ सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान था, ठीक है, और अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए कारण ही ये स्वप्रशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहलाया है। इसके बाद है तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासनिक योजनाओं का क्रम है ये उन्होंने अलग अलग योजनाएं चलाई थी, ठीक है। दुआब पर में कर की वृद्धि योजना चलाई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, इसलिए करों में उसने वृद्धि योजना बनाई, यानी कि जितना भी टैक्स है टैक्स बढ़ा दो तो जो राजकीय यानी कि राजकोष था वो बढ़ जाएगा, ठीक है जी, उसका पैसा। तो सर्वप्रथम दुआब के क्षेत्र में उसने जो है टैक्स जो है वो लगाया था, परंतु जब इसने ये योजना लागू की तो दुर्भाग्यवश वहां पर क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। उस वजह से किसानों ने राहत की अपेक्षा की कि हाँ जी अगर वो टैक्स ले रहे हैं तो वो हमारी हेल्प भी करेंगे। उसी समय ये योजना जो है वो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उन्होंने कुछ नहीं किया और किसानों ने जो है विद्रोह कर दिया और ये किसानों का पहला विद्रोह भी गिना गया जो कि इनके समय में हुआ। और किसानों के विद्रोह के कारण ही किसानों ने के लिए जो है दीवान ए अमीर कोही नामक जो है एक विभाग जो है डिपार्टमेंट को भी बनाया गया है। राजधानी परिवर्तन योजना इन्होंने चलाई थी। दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद में स्थानांतरित की। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था मंगोलों से आक्रमण से बचना तथा दक्षिण में जो है इस्लाम धर्म का जो है प्रचार करके राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। इसलिए इस ने जो है राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाने का आदेश दिया, जो कि एक असफल रहा। बाद में फिर इसे दिल्ली ही राजधानी बनानी पड़ी थी जी। अगर सांकेतिक मुद्रा योजना की बात करें तो इन्होंने तांबे और कांसे के सिक्के चलाए थे, जिनका मूल्य जो है वो चांदी के मूल्य के टंके के बराबर रखा हुआ था। और इसने जो है मुद्रा के निर्माण विधि को गुप्त नहीं रखा, जिस कारण जो है ये घर घर नकली सिक्के बनाना जो है यानी कि बनना शुरू हो गए और नकली सिक्कों का ही पूरा का पूरा बाजार जो है वो भर गया। जब इसे समझ आया कि यानी कि पूरा की पूरा मुद्रा हर हर घर बनाई जा रही है, करेंसी बन रही है, तो फिर ये योजना जो है वो असफल होगी और इसने आदेश दे दिया कि जिनके पास भी सांकेतिक मुद्रा है वो अपनी जमा करे और बदले में जो है चांदी के सिक्के ले जाएं। तो फिर इसने क्या चलाया? चांदी के सिक्के जो हैं वो चलाए उसकी रिप्लेसमेंट में। इसी प्रकार से खुरासान अभियान योजना भी चलाई थी। इस समय ईरान यानी कि खुरासान नाम है ईरान का, में मंगोलों के शासन का पतन हो गया, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता आ गई और राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक खुरासान अभियान की योजना बनाई। इसके लिए उसने 3,70,000 सैनिकों को तैयार किया और 1 वर्ष के लिए अग्रिम यानी कि एडवांस जो है वो सैलरी दे दी, परंतु अंतिम समय में उसने खुरासान के शासक से ही संधि करनी पड़ गई थी यानी कि कर ली थी। नेक्स्ट आते हैं कराचिल अभियान योजना। इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए
हिमालय की दुर्गम चोटी कराचिल, यानी कि कराची के पास है, कराचिल अभियान के लिए भेज दिया गया, जहां पर अधिकांश सैनिक रास्ता ही भटक गए और कुछ आपसी विवाद यानी कि आपस में ही लड़कर मर गए। इब्न तूता, ये एक इतिहासकार है, के अनुसार अंत में केवल 10 अधिकारी ही बचे और वो भी वापस आए थे। ये इब्न तूता के अनुसार है। इसी के समय में मोरक्को का यात्री है इब्न बतूता बरहत आया और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे विद्वान से खुश होकर जो है दिल्ली का इनको काजी भी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य यानी कि विजयनगर की स्थापना की और इसी के साथ जो है 1347 में एक और स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना और अलाउद्दीन बहमन शाह ने भी की थी। अंततः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है वो 1351 में हो गई और इसकी मृत्यु के बाद इतिहासकार बदाऊनी का क्या कहते हैं कि जनता ने अपने राजाओं से और राजा ने अपनी जनता से जो है वो छुटकारा पा लिया, एक दूसरे से चिंता मुक्त हो गए थे जी। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक 45 साल की उम्र में जो है दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठे और गद्दी पर बैठने के बाद उसने बहुत सारे जो हैं उन निर्णयों को वापस ले लिया जो कि उसके पूर्व शासकों ने, जो राजाओं ने लिए हुए थे, वो सारे के सारे जो हैं उसने निर्णय वापस लिए और शरीगत के अनुसार जो है शासन किया। शरीगत में जिन करों का उल्लेख नहीं किया था उन्हें बंद कर दिया। शरीगत मतलब जो उनके कुरान में लिखे हुए थे उसी के हिसाब से उसने काम किया। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणी कार्यों के लिए जो है प्रसिद्ध रहा, यानी कि लोगों का भलाई के लिए काम करता रहा। कुछ इतिहासकार जो हैं इस सल्तनत काल को जो है अकबर भी कहा करते थे इस समय को, कि अकबर का ही काल है जी फिरोज शाह तुगलक का। और फिरोज शाह तुगलक जो था वो ब्राह्मणों से जजिया कर लगाने वाला ये पहला मुस्लिम शासक भी बना जिसने जो है मुसलमानों ने मतलब यानी कि से तो लेते ही थे, यानी कि गैर मुस्लिम, जजिया कर का मतलब है जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला सुरक्षात्मक कर होता है, तो वो ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, तो इसने जो है ब्राह्मणों से लेना भी शुरू कर दिया था। इसमें विकलांग बच्चे और स्त्रियां और जो थी वो बाहर थी और बूढ़े भी। ऋणों की समाप्ति की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के शासन या शासक बनते ही किसानों के ऋण माफ कर दिए इसने। केवल चार ही प्रकार के जो है कर लगाए थे, ठीक है। कौन कौन से थे? एक था आपका खराज, लगान, खुरम मतलब या खुरस मतलब युद्ध में लूटे हुए माल पर कर, जजिया गैर मुसलमानों से जो है लिए जाने वाला कर, और जकात कौन सा था? इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता था जो कि जमालदार हों, या उन लोगों को दिया जाता था जो कि अपाहिज, असहाय, विकलांग मतलब जो भी हो तो उनको ही दिया जाता था। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है राजनीतिक अपराध और दंड परिवर्तन की। अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक अपराध जैसे कि राजद्रोह, गबन में दंड विधान में परिवर्तन करके कठोर दंड की जगह सामान्य दंड कर दिए, जहां पे ज्यादा टफ था उसको थोड़ा इजी कर दिया। सरकारी सेवाओं को वंशागत बनाया गया। वंशागत मतलब देखिए फिरोज शाह तुगलक के आदेश दिया कि सरकारी सेवक के वृद्ध होने या मृत्यु होने पर उसके पुत्र या दामाद या दास को जो है सरकारी नौकरी में यानी कि जो सेवा है वो नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि बाप मर जाता है तो बेटे को जैसे सरकारी नौकरी मिलती है बोलते हैं, तो वो ये कहाँ से आया? तुगलक वंश से आया है। नगद वेतन की जगह जागीर देना, यानी कि उच्च सैनिक जो हो जाते हैं उनको जमीन दे देते थे, पैसे नगद नहीं देते थे।
इसके बाद उनका मुद्रा सुधार क्या क्या किया था। फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया है। एक है शंशघनी, अध और बिक। शंशघनी मतलब चांदी की मुद्रा जो कि टंका के 1/6 के बराबर। अंध मतलब तांबे की, देख सकते हैं, मुद्रा थी जो कि जीतल के मूल्य के इतने के बराबर थी। और ये जो थी बिक, ये तांबे की मुद्रा थी जो कि जीतल के मूल्य के 1/4 के बराबर थी। नहरों का निर्माण इसने करवाया है। सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया। ये नहरें दिल्ली हरियाणा के मध्य केंद्रित थी। जो किसान नहरों से सिंचाई करते थे उनसे सिंचाई कर लिया जाता था। जो उपज का 1/10 भाग जो है वो लिया जाता था जी। कितना लिया जाता था? 1/10। अगर हम तुगलक वंश की बात करें कि ये दास प्रेमी था, तो ये दास प्रेमी भी था, ये सर्वाधिक दास प्रेमी था। इसके पास लगभग जो है 1,80,000 दास थे। उसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए बदगान अर्थात दासों का विभाग ही स्थापित कर दिया और दास को 10 से लेकर 100% वार्षिक वेतन देता था साल का। आगे आ जाता है शिफा खाना की व्यवस्था, यानी कि निःशुल्क चिकित्सालय। इसने निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना की और दार उल खफा नामक राजकीय अस्पताल भी खुलवाया था। फिरोज शाह तुगलक के 2 पुत्र थे। कौन कौन से थे? फतेह खां और मोहम्मद खां। फतेह खां की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन के काल में ही हो गई थी, यानी कि इसका बेटा इसके जीवन काल में ही डेथ हो गई। और मोहम्मद खां को फिरोज शाह ने दासों ने जो है राजधानी बना दिया। इस कारण जो है फतेह खां को का पुत्र तुगलक शाह जो है द्वितीय उत्तराधिकारी बना, जिसने 1388 से लेकर इतने तक जो है शासन किया। और इसकी मृत्यु के बाद जो है वो छोटा भाई अबू वर्क शाह दिल्ली का सुल्तान बना। इसके छोटे भाई इसके बाद छोटे काल में के लिए और कई सुल्तान बने, पर इनका इतना प्रभाव ना रहा। और तुगलक वंश जो है का अंतिम अगर मैं बात करूं तो नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है वो अंतिम शासक या सुल्तान बने थे। अब आगे चलते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की तरफ, जो कि 13 मार्च 1994 को दिल्ली शासक बने, यानी कि नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। उसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग में कहा जाता है कि, यानी कि क्या कहा जाता है सुनिए, विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली में पालम तक फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि कहां से कहां तक फैला है? पालम तक फैला है। 17 दिसंबर 1398 को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया और सुल्तान स्वयं गुजरात ही भाग गया। और वजीर मल्लू खान ने जो है सुल्तान को दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बिठाया था जी। और 1414 में महमूद शाह की मृत्यु हो गई और तुगलक वंश का भी अंत हो गया। क्या हो गया? महमूद शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत ही हो गया था। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा था दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ लिया है गुलाम खिलजी तुगलक। अगला वंश आया है सैयद वंश। सैयद वंश का जो समय है वो 1414 तक से लेकर 51 तक का रहा है। तो हम इसे अब स्टडी करेंगे सैयद वंश। तो सैयद वंश में जो है सबसे पहले सैयद वंश का आ गया खिज खां। खिज के खां के बाद आ गया एक मुबारक शाह और फरीद खान, फिर उसके बेटे मोहम्मद शाह और फिर बाद में आलम शाह ने शासन किया था। तो हम बारी बारी इन शासनकाल को पढ़ेंगे। सबसे पहले आ गया है हमारा सैयद वंश के संस्थापक खिज खां और तैमूर लंग का सेनापति था ये। तैमूर ने भारत से लौटते समय खिज खां को लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। इसने दौलत खां को भी पराजित करके दिल्ली को ही स्वतंत्र शासक बनाए। खिज खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब यानी कि इस्लाम धर्म के जो वंशज हैं उनको वो बोलता था कि मैं भी इनका ही वंशज हूं।
और खिलजी खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना, लेकिन यह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था। उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, न ही अपने आप का कोई भी सिक्का चलाया है इसने। ठीक है जी। इसने रैयत आला नाम की जो है उपाधि धारण की थी। खिलजी खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था, यानी कि टैक्स भेजा करता था अपनी तरफ से। और खिलजी खां की जो मृत्यु है वो 1421 में हो गई थी जी। खिलजी खां ने तो सुल्तान की उपाधि नहीं ली, परंतु उसके पुत्र ने सुल्तान की उपाधि ली थी। किसने ली थी? खिलजी खां के पुत्र ने। ठीक है जी। और खिलजी खां का पुत्र कौन था? मुबारक शाह। ठीक है जी। साथ ही में उसने शाही नमक नामक उपाधि भी ले ली थी। ठीक है जी। इसने दरबार में एक इतिहासकार रहते थे जिसका नाम था अहमद सर हिंदी। अहमद सर हिंदी जो है वो इनके खिलजी खां के दरबार में रहता था। उसने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है। उस पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। ये किसने लिखी है? अहमद सर हिंदी ने। उसने मुबारकबाद नामक नगर की भी जो है वो स्थापना की है, मुबारकाबाद। इसने भटिंडा और दोआब के क्षेत्रों में विद्रोह को सफलतापूर्व भी दबाया था, और इनके वजीर ने ही इसकी हत्या जो है वो करवा दी थी। इसके बाद आ जाता है मुबारक शाह के बाद महमूद शाह अगला शासक बना। और महमूद शाह जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन फरीद खान। क्या नाम था? मोहम्मद बिन फरीद खान जो है वो उनका वास्तविक नाम था। इनके समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने जो है वो दिल्ली पर आक्रमण किया, और 3 दिन का भीषण युद्ध होने के बाद जो है दोनों में संधि होगी, और महमूद शाह खिलजी जो है वो मालवा वापस चला गया था। इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो सैयद वंश के अंतिम शासक बने, और आलम शाह का ये वजीर था जिसका नाम हमीद खान था। इसने हमीद खान से मतभेद होने के कारण जो है दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया, और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके वजीर ने दिल्ली का राजपाट बहलोल लोदी को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? बहलोल लोदी को सौंप दिया। इसका मतलब लोदी वंश का जो है वो जो है अगला वंश कौन सा चल पड़ा? लोदी वंश। कौन सा चलेगा जी? लोदी वंश। तो इसी क्लास को आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि लोधी वंश से करेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। नोट्स मेंटेन करना बच्चों। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखना। जय हिंद, जय हिमाचल।